नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है ओशो की इस श्रृंखला में। और आज हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला में मेरा विषय है कांग्रेस के प्रति दोबारा करता हूं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओशो की इस व्याख्यान श्रृंखला में। और मेरा आज का विषय है कांग्रेसियों का दृष्टिकोण हमारे क्रांतिकारियों के प्रति 1885 से लेके और 1947 तक और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया क्रांतिकारियों के साथ, क्या उपमाएं उनको दी, क्या अनादर किया या क्या सम्मान किया या क्यों सम्मान किया। और आज इस विषय को लेने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी है कि आज महान शहीद ऊधम सिंह जी का जन्मदिन है। क्रांतिकारी गदर पार्टी की विचारधारा से प्रभावित सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। माइकल ओडायर उस जलियांवाला बाग के कातिल को मार के, जिसको कि गांधी ने माफ कर दिया था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दोनों, जनरल डायर और माइकल ओडायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग में कत्लेआम किया, जिसको हम आज तक याद करते हैं, उनको गांधी ने माफ कर दिया था। और इस जवान ऊधम सिंह ने उसका बदला लिया। अगर आप देखें तो मुझे कांग्रेस के इस रवैये पे कोई हैरानी नहीं होती। आपको याद होगा इंग्लैंड की एक पार्लियामेंट के मेंबर ने 1930 के दशक में यह कहा था कि गांधी हमारा भारत में सबसे लॉयल पुलिसमैन है। और अगर मैं और पीछे जाऊं तो 1885 के अंदर जब ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करते हैं तो वो साफ कहते हैं कि हमको एक सेफ्टी वाल्व की जरूरत थी राज करने के लिए, कि जो आक्रोश जनता में पैदा होता है हमारी नीतियों के खिलाफ, वो आक्रोश कहीं दोबारा 1857 जैसी क्रांति ना करते, उसको एक संवैधानिक राह दे दी जाए, इन्हें अपना बोलने का वो दे दिया जाए। ये उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का। और जो कांग्रेस वीर सावरकर जी के माफीनामे पे आज प्रश्न उठाती है, माफीनामा बोलती है जिसको, वो ये भूल गई कि उस कांग्रेस के कितने अधिवेशनों तक अंग्रेजों का यूनियन झंडा, यूनियन जैक फहराया जाता था और अंग्रेजों का राष्ट्रीय गीत गॉड सेव द किंग गाया जाता था। ये कांग्रेस भूल गई कि गांधी 1947 में भी हमारे तिरंगे के अंदर यूनियन जैक को लगाना चाहते थे। ये भूल गए कि जनता का बेवकूफ बना के किस तरीके से हमने कहा कि स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन लेके आई डोमिनियन स्टेटस। और प्रारंभ से ही आप देखिए कि 1857 की जो क्रांति थी पूरे देश में, पेशावर से लेके डिब्रूगढ़ तक, कर्नाटका तक, महाराष्ट्र तक, उस क्रांति को अंग्रेजों ने दबा जरूर दिया था, लेकिन उस आग को कभी बुझा नहीं पाए थे। उस आग ने अब एक चिंगारी का रूप ले लिया था, जो चिंगारी अलग अलग समय पे भड़कती थी। फाटके बंधुओं ने इस चिंगारी को क्रांतिकारी रूप देके महाराष्ट्र में उठाया 1870 के दशक में। तभी तो ह्यूम परेशान हुए थे, क्योंकि ह्यूम सीआईडी डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे और वो स्वयं कहते हैं कि मैंने ये देखा कि फिर से क्रांतिकारी चीजें उभर रही हैं।
इसलिए एक हमें वाल्व चाहिए, सुरक्षा वाल्व चाहिए इनसे बचने के लिए। और वहां रे कांग्रेस वालों, इस वाल्व को तुमने बाखूबी निभाया। बंगाल के अंदर युगांतर और अनुशीलन क्रांतिकारी दल बने। क्या रवैया रहा कांग्रेस का इनके बारे में सब जानते हैं। गदर पार्टी बनी जो अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में और बाद में जापान में और कई और स्थानों तक 1947 तक कार्यरत रहे। उसके बारे में क्या रवैया था कांग्रेस का। 1915 के अंदर जब सिंगापुर के अंदर अंग्रेजी सेना में जो हमारे सिपाही थे उन्होंने विद्रोह करके 4 दिन तक सिंगापुर को कब्जा कर लिया था, अब बाद में से उनमें से 56 को गोली मार दी गई थी, कितनों को देश निकाल दिया गया, कितनों को जेल में डाला गया। हमारी कांग्रेस का उससे कुछ लेना देना नहीं था। और क्रांतिकारी तो छोड़िए, आप देखिए ना जो गरम दल के हमारे नेता थे, तिलक, बालपाल लाल, उनके लिए क्या सलूक रखा कांग्रेस ने। तिलक और लाजपत राय, दो ऐसे कांग्रेसी नेता जिनको अंग्रेजों ने मांडले भेज दिया था और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस को भेजा। किसी और कांग्रेसी को कभी मांडले नहीं भेजा गया। गांधी को तो आगा खान पैलेस में रखा जाता था। और उसके बाद आप देखिए 1921 में गांधी आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन। कई क्रांतिकारी युवक क्रांतिकारी रास्ता छोड़ के गांधी के साथ आते हैं कि ठीक है, गांधी एक नया तरीका ला रहे हैं, लेकिन अगर देश से इसको आजादी मिलती है तो हम अपनी बंदूक एक तरफ रख देंगे। और बंदूक उठाई क्यों थी उन्होंने प्रथम युद्ध के दौरान और उसके बाद में? क्योंकि जो जो वायदे अंग्रेजों ने किए थे उनके बदले में भारत को दिया था रोलेट एक्ट, इसलिए वो उठाई थी। और उसके बाद में चौरी चौरा की घटना होती है और गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्रांतिकारी ही नहीं, कांग्रेसी नेता हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया कि एक घटना कहीं घटी और बजाय उन कारणों में जाने के कि वो घटना क्यों घटी, गांधी आंदोलन वापस ले लेते हैं। और उसके अलावा आप देखिए अगर कि चौरी चौरा के भी जो लोग थे उन पे जब मुकदमे चले तो मदन मोहन मालवीय आते हैं उनको बचाने के लिए। गांधी नहीं आते। गांधी ने तो जनता को कॉल दे दी कोर्ट का बाइकआउट करो, लेकिन जब खिलाफत के लीडर गिरफ्तार हो जाते हैं तब गांधी खुद कोर्ट पहुंच जाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए। ये जो दोहरापन है गांधी में। और मैंने बार बार एक बात कही है, क्या इस पूरे विश्व युद्ध के दौरान में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि क्रांतिकारियों को तो गांधी कहते हैं ये हिंसा की नीति लिए हुए हैं। गांधी जी आप खुद क्या कर रहे थे? आप युद्ध में भर्ती कराने जा रहे थे सैनिकों की, अंग्रेजों की सेना में। और खुद गांधी लिखते हैं कि जिन गांवों में खेड़ा के हमारा स्वागत होता था माला लेकर के, जब हम किसान आंदोलन कर रहे थे, जहां हम गए दोबारा भर्ती कराने के लिए अंग्रेजों की सेना में, तो लोगों ने हमें गांव में नहीं घुसने दिया। क्या यह हिंसा थी? क्या आपको मालूम नहीं था कि युद्ध में सैनिक किस लिए जाता है, भर्ती किस लिए होता है? अरे आपने तो खुद जो है युद्ध देखा था, आप अंग्रेजों के सार्जेंट भी रहे बोर युद्ध के अंदर, आपको तो वो भी मिला था, तगमा मिला था अंग्रेजों का। और अगर आप इतने बड़े हिंसावादी हैं कि आप क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती क्यों करा रहे हैं? जरा गौर करिएगा इस बात के ऊपर कभी, इस दोहरेपन के ऊपर कभी। उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी बनती है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, यहां के क्रांतिकारी एकजुट होते हैं। तब गांधी का क्या एटीट्यूड है इनके लिए, कांग्रेस का क्या एटीट्यूड है इनके लिए, जतिन बागा के लिए कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था,
बटकेश्वर दत्त के लिए कांग्रेस का क्या एटीट्यूड रहा, योगेंद्र शुक्ला के लिए कांग्रेस का क्या एटीट्यूड रहा। और तो और देखिए ना आप, शरद बोस नेताजी के बड़े भाई क्रांतिकारियों के मुकदमे लड़ते थे। ये कांग्रेसी वकील जो नेहरू जी कहते हैं ना, चोगा पहन लेते थे नेहरू जी, भैया कितना चोगा पहन के तुम क्रांतिकारियों के वकालत करने देश के लिए आगे आए, जरा बता तो दे एक बात को। और आप ये देखिए कि जतिन दास 63 दिन की भूख हड़ताल गांधी का तरीका अपना करके जेल में अपनी जान दे देते हैं, और कांग्रेस उसकी भी प्रशंसा नहीं करती। गांधी कहते हैं मुझसे टिप्पणी करने को मत कहो, तुम्हें मालूम है मैं क्या कहूंगा। जबकि दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जो है, कांग्रेस होते हुए कलकत्ता के अंदर उनका अंतिम यात्रा जो है उसका नेतृत्व करते हैं नंगे पैर, और बंगाल का सारा कांग्रेसी उसमें सामने आता है, सिवाय कुछ गांधीवादियों को छोड़कर। भगत सिंह जब असेंबली में धुएं का बम फेंकते हैं, वो चाहते तो असली बम भी फेंक सकते थे, लेकिन एक तरीका उन्होंने अपनाया जो हिंसा का तरीका नहीं था। वो वहां पे वो बम का धुआं फेंका जाना और पर्चे बांटा जाना, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने बम क्यों फेंका, हम अंग्रेजी जो बहरे हो गए हैं उनका बहरापन दूर करना चाहते हैं इसकी आवाज से, और हमारा मांग है हमारी आजादी। उसको भी गांधी ने विरोध किया। या पहले ऐसे आप देख लीजिए रासबिहारी बोस, जब 1911 के अंदर 23 दिसंबर को जब इंग्लैंड के राजा के ऊपर चांदनी चौक में बम चला, जो दिल्ली बम केस बना, क्या रहा कांग्रेस का एटीट्यूड? क्या कभी लाहौर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारियों को बचाने कांग्रेस आगे आई? हां, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में कुछ कम्युनिस्टों को बचाने को तो जरूर पहुंच गए थे, क्योंकि नेहरू को जरा अपना वो दिखना था ना, वो युवा युवा लीडर उभर करके आ रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके साथ क्या रवैया लिया कांग्रेस ने? इरविन ने लिखा है कि मुझे यह था कि गांधी इनकी बात करेंगे, लेकिन अपनी मेरी वार्तालाप के अंदर, जिसमें गांधी ने मूवमेंट अपना वापस लिया है 1930 का, गांधी ने मुझसे कोई जिक्र तक नहीं किया। टू माई अटर सरप्राइज ही डिड नॉट से वर्ड। और उसके बाद कराची सेशन के अंदर जो रोष था युवाओं के अंदर, वहां बड़ी टैक्टफुली गांधी जी उनके पिताजी को ले जाते हैं भगत सिंह के, और उनसे भाषण दिलवाते हैं कि मेरे लड़के का रास्ता गलत था। अरे भाई, पिता ने पुत्र खोया है, लेकिन मत भूलिए कि उनके चाचा अजीत सिंह जिंदगी भर क्रांतिकारी रहे, जिंदगी भर क्रांतिकारी रहे। चिटगांव रेड होता है 1930 में, हमारे वीर क्रांतिकारी प्रीतिलता अपनी जान तक दे देती है, लेकिन सूर्य सेन, कल्पना दत्त, इन क्रांतिकारी के लिए कांग्रेस और गांधी ने क्या कहा? क्या लड़े इनसे? वो लगातार निरादर किया। ये तक कहा हमारा कांग्रेस का दूर दूर तक इससे कोई संबंध नहीं है। जिस बात को उन्होंने ऊधम सिंह पे आकर के दोहराया, जब कहा कि ये एक पागल आदमी का काम है और हमें उम्मीद है कि डायर की इस हत्या के किए जाने से जो हमारी वार्ता आपसे चल रही है अंग्रेजों के साथ में बैठ करके, उस वार्तालाप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या वार्ता चल रही थी? पाकिस्तान बनाने की वार्ता चल रही थी और डोमिनियन स्टेटस लेने की वार्ता चल रही थी। उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी आज तक एक प्रश्न बनी हुई है। किसने मुखबरी की कि अल्फ्रेड पार्क में वो जा रहे हैं? सब जानते हैं वो कहां से आ रहे थे। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन यूपीसीआईडी की जो फाइलें हैं
उनको शोधकर्ताओं के सामने रखा जाए खोल करके, हम उन फाइलों को पढ़ सकें, तो हमारे सामने न जाने कितने रहस्य इस संदर्भ में उठ करके आएंगे। शिव वर्मा, बिस्मिल, विष्णु शरण दुबलीश। और आपको मालूम है 1937 के अंदर जब कांग्रेस चुनाव जीत के सत्ता में आई तो जनता का इतना दबाव था कि हमारे इन क्रांतिकारियों को छोड़ा जाए, तो मजबूर होकर कांग्रेस सरकार को अपने मैनिफेस्टो तक में लिखना पड़ा था कि हम इन्हें छोड़ेंगे। और जब इन्हें छोड़ा गया और वो अंडमान की जेलों से यहां आए तो जनता ने उनका भव्य स्वागत करना शुरू किया, जुलूस निकालने शुरू किए। और उस समय वाइसरॉय गांधी से कहते हैं ये क्या हो रहा है, अगर इस तरीके से इनका स्वागत किया गया तो ये तो यही क्रांतिकारी विचारधारा फिर देश में फैल जाएगी, इसे रोको। गांधी से कहलवाया था बिरला के रास्ते, डीडी बिरला के। और गांधी नेहरू को लिखते हैं, नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट है 1937 में, और नेहरू एक गुप्त पत्र देते हैं, सारी कांग्रेस कमेटियों के प्रधान के नाम पढ़ा है, एआईसीसी पेपर्स में पढ़ा है, तीन मूर्ति लाइब्रेरी के संग्रहालय के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि जितने क्रांतिकारी इस तरीके से छोड़े जा रहे हैं इनका कोई सार्वजनिक स्वागत नहीं होना चाहिए, कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए। यह था अपने आप को सोशलिस्ट कहने वाले नेहरू का 1937 का यह कार्य। चंदन सिंह गढ़वाली, भारतीय सैनिक जिसने पेशावर में भारतीयों पे गोली चलाने से मना कर दिया था, आदेश नहीं माने थे अपने अफसरों के। क्या रवैया रहा कांग्रेस का। हां, आम जनता इनको सिर पे लेती थी इनके बलिदानों का। आगे बढ़ूं अगर तो आजाद हिंद फौज को लेके क्या किया, मैं कई बार अपने व्याख्यानों में इसका जिक्र कर चुका हूं कि और तो और आजाद हिंद फौज के सैनिकों का एक तरफ तो कोर्ट लेके मुकदमा लड़ने आ गए और वहां भी झूठ बोला कि मुकदमे खत्म हो गए हैं, हजारों उसके बाद भी जेलों में पड़े रहे। और एक सैनिक को भी भारत की सेना में लेने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको माउंटबेटन की बात माननी थी, आपको अंग्रेजी चीफ कमांडर ऑकिनलेक की बात माननी थी, आपको वेवल की बात माननी थी। क्या हश्र किया इन्होंने। और सेना में वापस लेने तो एक आप ये देखिए कि 1970 के दशक तक में इनको जाकर के स्वतंत्रता सेनानी माना गया, उससे पहले नहीं माना गया। इंदिरा गांधी के काल में माना गया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोगों ने, जिन परिस्थितियों में उस समय इंदिरा गांधी थी देश के अंदर, तो नंदिनी सतपथी जैसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने के ये कहा कि आजाद हिंद फौज को ये सम्मान मिलना चाहिए, और तब जाके उनको घोषित किया गया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी। सावरकर पे तो मैं क्या कहूं, जो कश सावरकर ने से है, जो जेलें सावरकर ने भुगती, अगर एक भी कांग्रेसी नेता ने भुगती होती तो इन्हें पता होता कि अंडमान की जेल क्या होती। लेकिन ये अपने माफीनामा को भूल जाएंगे। नेहरू के नाभा में जो दिया, जब गिरफ्तार हो गए तो मोतीलाल नेहरू ने माफीनामा दिया वाइसरॉय को कि मेरा बेटा आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। अपना वो दिन नेहरू का भूल जाएंगे जब 1946 में नेहरू को हरि सिंह ने कश्मीर में गिरफ्तार करा दिया तो वाइसरॉय ने नेहरू को छुड़वाया। अपना वो दिन भूल जाएंगे कि गांधी जब जेल जाते थे तो सरकार ने उनका अलाउंस जेल का 100 रुपए कर दिया था खर्चे का। जब ये लोग जेल जाते थे तो पॉलिटिकल प्रिजनर का स्टेटस मांगते थे। एक साहब इनके मुझे बता रहे थे कि नेहरू 13 बार जेल गए। मैंने कहा मुझे मालूम है, सावरकर से तुलना करते हुए। मैंने कहा भाई एक बात बता दो, किस जेल में नेहरू को उल्टा लटकाया गया, किस जेल के अंदर नेहरू ने चक्की चलाई, किस जेल के अंदर नेहरू ने तेल निकालने का काम किया, किस जेल में नेहरू को बर्फ की सिल्ली पे लगाया गया, किस जेल में नेहरू को जो है एकांतवास में डाला गया।
अरे उनको तो सारी सुविधाएं मिलती थी, पॉलिटिकल प्रिजनर थे वो। सावरकर पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे, सावरकर तो क्रिमिनल थे, बागी थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। किसी कांग्रेसी को बागी नहीं कहा अंग्रेजों ने। लेकिन फिर ये सत्ता में आए, और एक इनमें बड़ी और बड़ी मजेदार खूबी है कि जब शहीद हो जाता है कोई तो बाद में कहेंगे अरे ये हमारा था, हम इसकी इज्जत करते हैं। क्रांतिकारियों की तब कहेंगे ये हमारा लीडर था, भारतीय था। जैसे कि किसान आंदोलनों को करते थे। सीताराम राजू जब तक जिंदा रहा, आंध्रा के अंदर तेलंगाना में मूवमेंट चलाता रहा, उसका विरोध करते रहे, और जैसे ही वो मारा गया उसको आप हीरो बना के और घुस गए इलाकों में किसानों के अंदर अपनी पैठ बनाने के लिए। ये एक अलग विषय है, किसी दिन मैं इस पे भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये अहिंसावाद एक ढकोसला था, जो मैंने गांधी के उदाहरण देके आपको बताया। और क्रांतिकारियों का अपमान करना, उनको याद न करना, उनके योगदान को न मानना, ये कांग्रेस की एक बड़ी पुरानी रीत रही। क्योंकि इनका वो सम्मान कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि क्रांतिकारी जो थे वो देश में मंत्री बनने के लिए नहीं लड़ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं लड़ रहे थे, कोई दफ्तर सरकारी लेने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की तरीके से अपनी जान को जो है सिर पे रख करके, कफन बांध करके सिर पे घूमते थे। नमस्कार, आज इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे अगले व्याख्यान में। जय हिंद।